नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन साहब की शपथ ग्रहण कुंडली की। अब से कुछ देर पहले हेमंत सोरेन साहब ने शपथ ग्रहण किया है, एक बार फिर से झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया विजय रही विधानसभा 2024 के चुनाव में सोरेन साहब की पार्टी की। तो दोस्तों, आज हम सोरेन साहब की ओथ कुंडली पर, शपथ ग्रहण कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि उनका समय कैसा रहेगा। एक कोशिश आप लोगों के सामने जन्मपत्री में बनने वाले ग्रह योगों की और जो प्लेसमेंट है ग्रहों की, उनको बांचने की, प्रोबेबिलिटीज को ढूंढने की। तो दोस्तों, 28 नवंबर 2024 को शाम को 4:11 पर रांची में सोरेन साहब ने शपथ ग्रहण की। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, जिन लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है या जो लोग डायरेक्ट या लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। थोड़ा समय में अंतर हो सकता है। मैं आपको थोड़ा कारण बताता हूं। मेरे समय में अंतर नहीं है, मैं तो एक्यूरेट समय के अनुसार ही आपके सामने कुंडली को बनाकर रख रहा हूं। जिस वक्त हेमंत सोरेन साहब ने कहा मैं, जब शपथ ग्रहण करते हैं तब उन्होंने कहा मैं, उस वक्त हिंदुस्तान की घड़ी में, इंडियन टाइम वॉच के अंदर शाम के 4:10 और 55 हो रहे थे। एक बार फिर बोल रहा हूं, जो एग्जैक्ट समय है वो बता रहा हूं। उस वक्त इंडिया की जो क्लॉक है उसके अंदर शाम के 4:10 और 55 हो रहे थे। जब उन्होंने एक छोटे से पॉज के बाद अपना नाम लिया तब 4:11 हो चुके थे। तो यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यह बात इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कुंडली बनाने लगोगे 4:11 की या 4:10 और 55 की, तो वृषभ लगन आएगा और शुरू की डिग्रीज आएंगी। और जब आप, क्योंकि जो टेलीविजन की घड़ियां हैं उसके अंदर भी तो कुछ सेकंड्स का अंतर हो सकता है ना, तो वहां हो सकता है किसी में शाम के 4:10 ही दिखा रहा हो, तो आपने 10 मिनट ही पकड़े होंगे। मैंने तो इसको सेकंड तक पकड़ा है टाइम को। तो 4:11 जब उन्होंने अपना नाम लिया तब वृषभ लगन उदित होता है। वृषभ लगन 0002 डिग्री का। और जब आप कुंडली बनाओगे 4:10 की, तो मेष लगन उदित होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करना भाई। मैं तो सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना एनालिसिस ओथ हॉरोस्कोप के ऊपर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो मैं जो समय ले रहा हूं वो 4:11 का समय ले रहा हूं। मेरी बुद्धि के अनुसार यही समय पर उन्होंने अपनी ओथ लेनी शुरू करी थी। तो मेरी इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहना। मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको और बताऊंगा, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको भी लाभ होगा मेरा इस वीडियो को देखने का। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सोरेन साहब की ओथ हॉरोस्कोप। वृषभ लगन और मकर नवांश, बढ़िया हॉरोस्कोप, एकदम शानदार हॉरोस्कोप। और यह कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर। कुंडली को देखते हैं तो लगन का स्वामी 8वें घर में और 8वें घर का स्वामी लगन में। एक बढ़िया स्थिति लॉन्जिविटी के लिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। 8वें घर में शुभ ग्रह। वैसे तो मुहूर्त कुंडली के अंदर यह कहा जाता है कि 8वां घर फ्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर ग्रह ठीक स्थिति के अंदर है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्जिविटी के लिए मुझे लगता है लॉन्जिविटी ठीक होगी। लॉन्जिविटी के लिए हम सैटर्न को भी देखते हैं, तो जब शनि को देखते हैं वो अपनी राशि का 10th हाउस में वेरी वेल प्लेस्ड है, तो वो हाउस ऑफ कर्मा में है, तो वेल प्लेस्ड है। किसी तरह की मेरे को यहां भी कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो लॉन्जिविटी का जहां तक सवाल है, क्वेश्चन है, वो मुझे इस हॉरोस्कोप की ठीक दिखती है। बात करते हैं कुंडली में बैठे हुए रेट्रोग्रेड वक्री ग्रह बृहस्पति की, क्योंकि लगन से ही शुरू करते हैं। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बृहस्पति है तो इसको अपने शुभ रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट देने होंगे, क्योंकि 10th हाउस के अंदर शनि अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है।
कुंडली को आगे देखते हैं। जरा ध्यान दो, कुंडली के अंदर एक बात कही जाती है कि 3, 6 और 11 में पाप ग्रह शुभ रिजल्ट देते हैं। तीसरे घर के अंदर देख लो मंगल, छठे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो तीसरे घर का स्वामी है और मंगल से दृष्ट है, तो पाप प्रभाव तो उसके ऊपर भी हो गया। आगे जाकर देखो तो 11वें घर के अंदर राहु, तो मुझे ये स्थितियां 3, 6, 11 से संबंधित जो कहते हैं पाप ग्रहों की, तो मुझे वो स्थितियां इस कुंडली के अंदर एप्रोप्रिएट दिखती हैं, मुझे ज्यादा समस्या नहीं दिख रही। कुंडली के अंदर आगे चलकर देखते हैं तो भाई चंद्रमा को सबसे पहले एनालाइज करने की बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मैंने शनि आपको बता दिया, मैंने बृहस्पति और शुक्र का आपको बता दिया, सूर्य और बुध इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलो पहले सूर्य देखो 4th हाउस लॉर्ड है, ये लगन को देख रहा है, ये बढ़िया स्थिति है। 4th हाउस लॉर्ड का पब्लिक इमेज का केंद्र में होना ये एक अच्छी स्थिति है। साथ में कौन है? बुध। अब ये बुध कौन है? बुध कुंडली का 2nd हाउस लॉर्ड और कुंडली का 5th हाउस लॉर्ड है। यहां पर समस्या है, ये वक्री है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इनकी अपने डिसीजंस को लेकर, अपने काम को लेकर जो इनके ओपिनियंस होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। ये कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं बस वही फाइनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं बस वही फाइनल, आप उसी के ऊपर मोहर लगा दो, आप अपनी बातें हमारे पर मत थोपो। ये मरकरी इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को, इनकी बुद्धि को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बुध अस्त नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सूर्य के साथ मैं इसको एक बहुत अच्छा योग देखता हूं इनकी लॉन्जिविटी के लिए, इनके काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो काफी अच्छी होगी, ये अच्छा काम करेंगे। जनता की भलाई के लिए किए गए कार्य जनता के द्वारा एप्रिशिएट किए जाएंगे, ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं तो पंचांग की बात करते हैं। जनरली मैं ओथ हॉरोस्कोप के अंदर सबसे पहले पंचांग की बात करता हूं, लेकिन ये कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पंचांग की बात करते हैं तो पंचांग में चंद्रमा सिर्फ 17%, सिर्फ 70% उसके अंदर पावर है, यानी कि यह पक्ष बल चंद्रमा में नहीं है D1 चार्ट के अनुसार। लेकिन जब मैं इस कुंडली को थोड़ा और आगे चल कर देखता हूं तो मुझे चंद्रमा मजबूत स्थिति के अंदर लगता है। तो चंद्रमा से संबंधित मेरे मन में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी शंका नहीं है। लेकिन हां, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, D1 चार्ट में उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है और मंगल से दृष्ट है, तो इसलिए समस्याएं तो लेकर आएगा। लेकिन 10th हाउस का शनि उन समस्याओं का समाधान भी देगा। तो ये चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा को, ये पूरी जन्म पत्री को जब मैं उठाकर, एक चक्र होता है सिंहासन चक्र, जब भी किसी राजा को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को ओथ लेनी होती है तो उस समय का एक चक्र बनता है, उस चक्र का नाम होता है सिंहासन चक्र। जब मैं स्पेशली 4 ग्रहों को उन सिंहासन चक्र पर रखता हूं, लग्नेश, शनि, सूर्य और चंद्रमा, वैसे तो सभी देखे जाते हैं लेकिन फिर भी जब मैं इन 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स को उस सिंहासन चक्र पर रखता हूं तो वो स्थितियां अच्छी दिखती हैं, वहां पर चंद्रमा काफी मजबूत दिखता है। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा स्वाति नक्षत्र का है और सिंहासन चक्र में ये एक नाड़ी होती है, सिंह नाड़ी। सिंहासन चक्र में 5 तरह की नाड़ियां होती है, सिंहासन, सिंह, पत्ता, आसन और आधार नाड़ी। ये इस तरह से ऊपर से नीचे चलती हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहां पर चंद्रमा की पोजीशन 2nd नाड़ी में है जो सिंह नाड़ी है। बहुत बढ़िया स्थिति है गरीब जनता के लिए चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, महिलाओं के लिए अच्छा काम होगा, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। और चंद्रमा क्योंकि सिंह नाड़ी के अंदर मजबूत स्थिति में है तो इनके काम को अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है। लग्नेश कुंडली का है शुक्र और शुक्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इस चक्कर में आसन नाड़ी में आता है। आसन नाड़ी निचले स्तर की नाड़ी है, मतलब 2nd लास्ट नाड़ी है।
और D1 चार्ट में ये शुक्र 8वें घर में है, तो ये कुछ महिलाओं से संबंधित या कुछ शुक्र से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होंगे वहां पर इनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। शुक्र फीमेल भी है, चंद्रमा भी फीमेल है। चंद्रमा क्योंकि अच्छी स्थिति में, तो ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है कि परसेंटेज जो महिलाओं के लिए काम किए जाएंगे, महिलाओं को सपोर्ट करी जाएगी, उसकी अच्छाई की परसेंटेज ज्यादा होगी और बुराई की परसेंटेज कम होगी। शुक्र से संबंधित जो समस्याएं होंगी, जो काम ये करेंगे, कुछ एक ऐसी समस्या होंगी जहां पर इनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। कुंडली को देखते हैं। शनि जनता का कारक प्लैनेट है। इस कुंडली का 10th हाउस लॉर्ड है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है। ये शनि कुंडली के शतभिषा नक्षत्र के अंदर है। शतभिषा नक्षत्र को जब मैं सिंहासन नाड़ी के चक्र में देखता हूं तो शतभिषा नक्षत्र टॉप की सिंह नाड़ी में आ जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, दो प्लैनेट जो है वो चंद्रमा और शनि, ये दोनों के दोनों जनता के कारक प्लैनेट है और ये दोनों के दोनों सिंह नाड़ी में हैं। बहुत बढ़िया पोजीशन है, जनता से अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। बात करूंगा सूर्य की। सूर्य रह गया था, तो सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है और सूर्य अनुराधा नक्षत्र में जब मैं सिंह चक्र में देखता हूं, सिंहासन चक्र में देखता हूं, तो ये आसन नाड़ी में आ जाता है। तो यहां पर भी मुझे समस्या दिखती है, ये भी सेकंड लास्ट नाड़ी है। तो भाई दोस्तों, यहां पर भी मेरे को थोड़ी समस्या दिखती है इनके अपने घर के अंदर, क्योंकि सूर्य एक तो 4th हाउस लॉर्ड है, दूसरा 4th हाउस आपके सुख का स्थान है। तो ये सूर्य का सेकंड लास्ट नाड़ी में होना, ये मैं बहुत शुभ नहीं मान रहा हूं। तो भाई दोस्तों, सिंहासन चक्र के अंदर जब देखता हूं तो लॉन्जिविटी, गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए, चंद्रमा से संबंधित, शनि से संबंधित, ये जितने भी कार्य ये करेंगे जनता की सेवा के लिए एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्योंकि शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो इनको थोड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। धन के अच्छे योग हैं। ये सरकार डिक्टेटरशिप दिखाएगी। अब ये डिक्टेटरशिप हमें कहां से दिखती है? अब D9 चार्ट आपको यहां पर पेश नहीं किया जा रहा है, यहां नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको समय बता दिया है जिस समय से मैं कुंडली देख रहा हूं। अब D9 चार्ट जब हम देखते हैं तो नवांश चार्ट के 10th हाउस में सूर्य भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है और राहु भी बैठा हुआ है। तो 3 पाप ग्रह, राहु और मंगल, ये 2 पाप ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि सूर्य और मंगल तो यार 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, दिग्बली होते हैं, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक और भी तो पाप ग्रह वहां के बैठ गया। तो जो पावर या जो पॉजिटिविटी या जो अच्छाई इस मंगल और सूर्य ने 10th हाउस को देनी थी, वो राहु के कारण डिस्टर्ब होगी, वो राहु के कारण टार्निश होगी। कहीं ना कहीं इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इनकी डिक्टेटरशिप के अंदर इनको फेस करना पड़ेगा। जनता का विरोध कह लो या अपने लोगों का विरोध कह लो, बेशक जनता इनके साथ होगी, लेकिन फिर भी इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुंडली के अंदर नवांश चार्ट के अंदर 3rd हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाता है 7th हाउस के अंदर, और वो लगन को देखता है, और ये एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन नवांश चार्ट के अंदर गज केसरी योग बना हुआ है। तो पॉपुलैरिटी इज देयर, धन के योग अच्छे बने हुए हैं। 10th हाउस लॉर्ड, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है। D1 चार्ट के अंदर 3, 6, 11 के अंदर शुभ ग्रह। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी, जनता के अच्छे काम किए जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, क्योंकि सिंहासन चक्र के अंदर 1-2 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो वहां पर इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ऑल टुगेदर मुझे लगता है सरकार अच्छी चलेगी।
तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने, मैंने पूरी बातें आपके सामने जानबूझकर नहीं रखी हैं, क्योंकि जब आप ओथ कुंडली को एनालाइज करते हो तो बहुत कुछ इसके अंदर देखने के लिए होता है। 12 हाउसेज है, 27 नक्षत्र है, तो अगर मैं एक हाउस पर 2 मिनट लगाऊं तो आप देख लो 24 मिनट वो हो गए, और 9 ग्रह हैं, तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। तो मैंने कंक्लूड किया है, ऑल टुगेदर अच्छी सरकार चलेगी, अप्रिसिएशन होगी, लॉन्जिविटी ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।